हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से हम एक और मॉक टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। सीएमए इंटर पेपर 7 जो है डायरेक्ट टैक्सेशन, उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। अभी मैंने टाइमर वगैरह स्टार्ट कर दिया है। चलो वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द लॉक इन पीरियड फॉर कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी बॉन्ड इशू करते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो 50 अप टू 50 लाख रुपीज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ बॉन्ड दिए जाते हैं। तो उस बॉन्ड का लॉक इन पीरियड एज पर सेक्शन 54 EC 5 ईयर्स होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अभी ये नोट डाउन करो और इमीडिएटली इस प्रोविजन को कंप्लीट करो, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको आगे चलकर। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, द टीडियस रेट ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज। कौन सा पेमेंट कर रहे हैं आप? कमीशन। कमीशन यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन में दिया है क्या? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का कमीशन है या नॉर्मल कमीशन है? कुछ भी नहीं। तो ये जो कमीशन है ना, आपने लिखने ना 194H में जाता है। 194H में यहाँ पर ये प्रोविजन है कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो एक्सीड 15,000 15,000 रुपये के एक्सीड, तो आपको उस पर्सन का क्या करना पड़ेगा? टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 194H डील विथ कमीशन, उसका रेट कितना है? 5%। चलो नेक्स्ट सेव करता हूँ, सबमिट करता हूँ, आगे चलता हूँ गाइस। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। स्लाइड्स हो। वेयर अ पार्टनर of a firm transfer any capital asset to the firm by way of capital contribution for the purpose of computing capital gain in the hands of the partners, the amount of deemed consider is। देखो, पार्टनर्स क्या है? कोई भी एंट्री करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो ऐसे आता है कि चलो मैं अच्छे से कपड़े उसने पहन लिए और पार्टनरशिप फर्म में, है पार्टनर सुनो मुझे एंट्री दे दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, राइट? तो उस सिचुएशन में वो जो भी लेके जाएगा तो उसको एसेट बोलते हैं। तो वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ये कैपिटल गेन में आप अगर इन डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सेक्शन 45(3) पढ़ सकते हो, उसमें ये सारा डिटेल है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द पार्टनर, ओके, देन फेयर मार्केट वैल्यू असेट ऑन डेट ऑफ द ट्रांसफर, and third one is the amount recorded in the books of firm and value as determined by the stamp valuation authority। सारे ऑप्शन आपको एकदम सही लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ द पार्टनर भी आपको सही लग रहा होगा, मगर ये कॉस्ट ऑफ द पार्टनर नहीं होता है। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में इंटर करते हो एज पर सेक्शन 45(3) के अकॉर्डिंगली, वहां पर आपकी जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये आपका आंसर रहने वाला है। मैं सेव कर लेता हूँ गाइज। आपको ये मेक फॉर रिव्यू, अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपका आंसर कोई गलत है तो आप उसको मेक फॉर रिव्यू में डाल सकते हो और उसका प्रीव्यू भी कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड रुपीज डैश लाख, it is liable to audit under section 44AB and the provision of section 44ADA will not apply। देखो, जो भी आपकी लिमिट होती है, आप प्रिजम्पटिव बेसिस की बात कर रहे हो सर, यस, 44AB एंड 44ADA प्रिजम्पटिव बेसिस पर है। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है या उसकी इनकम कितनी है? अप टू 50 लाख रुपीज़ है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है भैया? वो 44AB में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर सकता है। ये डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो यहाँ पर उसका इनकम कितना होना चाहिए? उसका इनकम जो है ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख से एक्सीड हो गया ना, तो उस सिचुएशन में उसको ऑडिट लगेंगे। सर हमने यही सेक्शन पढ़ा था और हमने 200 लाख का भी एक प्रोविजन पढ़ा था। बिल्कुल, अगर आप अदर देन प्रोफेशनल हो तो उस सिचुएशन में 2 लाख आपको वहां पर कंसिडर, या बिजनेसमैन हो तो 2 लाख का कंडीशन है। एक्सीड 2 लाख होते हो तो आपको ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा। ओके गाइज, ये क्लियर हो गया।
ये सेक्शन 44A(b) एंड 44A(d)(a) ये आपने एक बार रीड आउट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्लो है साइट हमारा, चलो ठीक है करेंगे आज जो भी है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम incurred फॉर सीनियर सिटीजन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू रुपीज अंडर सेक्शन 80D। देखो लास्ट ईयर में इसमें अमेंडमेंट हुआ है और इस पर चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो या मेडिकल एक्सपेंसेस करते हो, आपका 60 ईयर एज है, आप सीनियर सिटीजन बन गए, अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं भी लेता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस करते हो, ये भी ध्यान में रखना। यहां पर अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं मेडिकल एक्सपेंसेस भी दे दिया होता तो भी आपका आंसर क्या आता, 50,000 आता। डी भी आराम से पढ़ लेना। आपको यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 दिए जाते हैं, वो लिमिट भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, वो लिमिट एक्सक्लूड नहीं होती, ये यहाँ पर कवर की जाती है। दो सब मिलाकर 50,000 का आपको बेनिफिट मिल सकता है आप सीनियर सिटीजन हो तो। उसका डिटेल में डिस्कशन एक वीडियो में किया है, अगर आपको मिलेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेना, वो 80D के नाम से हेडिंग है उसकी। नेक्स्ट, when resident senior citizen having gross total income of rupees 5,56,000 has derived interest from saving account in a nationalized bank of rupees 8,200 and fixed deposit interest of rupees 47,000 from such bank, he is eligible for deduction rupees डैश फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप डिडक्शन टॉपिक पढ़ोगे ना तो दो सेक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, एक ATTTA बोला जाता है और एक को बोला जाता है TTB। तो ये प्रोविजन है TTB के। तो TTB ये बोलता है भैया आप अगर सीनियर सिटीजन हो, या अमेंडमेंट सेक्शन है, TTB बोलता है अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 तक की हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर आपको सहूलियत देते हैं, मतलब आपको उसका डिडक्शन देते हैं। चलो ये ऑप्शन करेक्ट है। आपने TTA एंड TTA भी पढ़ना है क्योंकि अमेंडमेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई अमेंडमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कवर किए हैं, इसका मतलब आपको अमेंडमेंट्स पूरे रेफर करने होंगे। चलो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। शेषान अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ओके, मंथली पेंशन रुपीज 60,000 during the previous year 1920. The amount of pension liable to tax after standard deduction would be। सर सुनो ना, मुझे कंफ्यूजन है, ये पेंशन पर क्या ये लग सकता है क्या उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, वो लग सकता है क्या पेंशन पर, या पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लगेगा। पेंशन जो होता है ना हमारे सैलरी के डेफिनेशन में कवर होता है, इसलिए उस पर टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है। कैलकुलेटर ले लो हाथ में, कैलकुलेटर पर 60,000, यहाँ पर कुछ मंथ वगैरह दिया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिया है। 60,000 इंटू 12 करो, किया 7,20,000 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है फाइनेंशियल एक्ट 2019-20 के अकॉर्डिंगली 50,000 ले लिया कैलकुलेटर पर। 50,000 माइनस कर दो, आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है यार, 6,70,000 आ रहा है ना। इसको करो क्लिक। बहुत से स्टूडेंट को ना कंफ्यूजन होता है इसमें, ये पेंशन है या अदर सोर्स में जाएगा, इसमें का ये करेंगे 720 टैक्सेबल होगा, ये नहीं होता है ऐसा। ओके, अपना नहीं चलाने का, टैक्स का चलाने का जो भी है। आप स्मार्ट सी में बनने वाले हो आगे चलकर। चलो आगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एन इंटेंजिबल असेट इज, अरे यार बच्चा जानता है 25% रेट है उसका डेप्रिसिएशन का। आगे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछोगे तो 1 मार्क हमारा ही होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मगर नोट्स वगैरह आप कर लो। देन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब, हाउएवर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। देखो, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब, हाउएवर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। पेरेंट आर सेपरेटेड, अगर पेरेंट आर सेपरेटेड हो गए तो भी उसके अकाउंट में क्लब हो जाता है क्लबिंग के अकॉर्डिंगली 64 में, सेक्शन 64 है। देन माइनर इज अ मैरिड डॉटर, ओ माइनर इज अ माइनर है, वो मेजर नहीं है तो उसका भी पेरेंट्स के अकाउंट में ही हो जाएगा। माइनर इज अ मैरिड सन,
ये भी उसके अकाउंट में जाएगा, पेरेंट्स के, जिसका इनकम हाइयर है उसके अकाउंट में जाएगा, बेसिक रूल है। माइनर इज हैंडीकैप्ड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। 80U में अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो आप 80U का डिडक्शन ले सकते हो। 80D एंड 80U अगर आप पढ़ोगे ना तो दोनों भी समझ, 80DD और 80U दोनों भी आप पैरेलल वे में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा दोनों। यहाँ पर डिपेंडेंट पर्सन की पॉलिसी निकालते हैं आप 80D में, और 80U में खुद आप आपकी केयर करते हो, आपकी पॉलिसी निकालते हो। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर रहने वाला है डी। तो क्योंकि आप पहले से ही हैंडीकैप स्पेसिफाइड यू में हो, इसका मतलब आप खुद डिपेंडेंट हो और खुद सर्वाइव कर सकते हो। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। 9 क्वेश्चन तो हो गए हमारी बातों बातों में। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। लीव ट्रैवल कंसेशन इज एग्जम्प्ट इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। यार लीव ट्रैवल्स के रूल पढ़ोगे ना आप तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल्स एग्जाम देता है, जहाँ पर फैमिली ट्रिप उनको दे देता है। तो वो फैमिली ट्रिप है ना, ऐसा अमाउंट वगैरह नहीं देता है, ऑलवेज टैक्सेबल नहीं होता है, 1 ईयर ये भी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में ट्वीज इन प्रेस्क्राइब ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, तो ये होता है आपका आंसर, आपने ध्यान में रखना है। ICDS जो है 9 ICDS, इसके लिए कोटिंग आधार नंबर है क्या? नहीं। 1500 पर चाइल्ड है क्या? नहीं है। बोरिंग कॉस्ट होता है ICDS क्या? ICDS 9 का जो होता है वो बोरिंग कॉस्ट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 139AA कोटिंग आधार नंबर, ये अमेंडमेंट सेक्शन है तो इसको मैं सीधा क्लिक कर रहा हूँ। 139AA बोलता है कि आपको आधार नंबर क्या करना है, आपको इनकम टैक्स के साइट पर रजिस्टर करना है 139AA के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। माइनर सन डॉटर क्लबिंग ₹1500 पर चाइल्ड। माइनर सन ये हो गया हमारा, ये हो गया। अगर हम बात करें माइनर सन की, अगर डॉटर की इनकम क्लब हो रही है तो उस सिचुएशन में हम एग्जाम्पशन टॉपिक जो देखते हैं ना सेक्शन 10 वाला, तो उसमें 1500 पर चाइल्ड एज पर सेक्शन 1032 के अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर एग्जाम्पशन मिलता है। आपकी 1500 इनकम हो तो टोटल आपको नील मिलता है, वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। इस पर क्वेश्चन 100% आ सकता है, 1500 पर कहीं भी आ सकता है, वो प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। 1500 फेवरेट है इंस्टीट्यूट का हमारे, और डी वाला भी, ये भी आपने ध्यान में रखना। देन सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(2) क्या होता है? देखो 45 में स्पेशल ट्रांजेक्शन है, जहाँ पर हम ट्रांसफर की टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं कैपिटल गेन टॉपिक में। 45(2), 45(3), 44, 45(4) ऐसे 45(6) तक ये सेक्शन है, सब सेक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस साइड बट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय MPMLA, ये जो एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय MPLA में होते हैं ये एग्जाम्प्ट होते हैं एज पर सेक्शन 1017। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है 1017 में वो एग्जाम्प्ट होते हैं। क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, कितने फास्ट हो गए देखो, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। थोड़ा सा स्लाइड स्लो चल रहा है फिर भी। द in applicable situation of TDS, such TDS is to be deducted on amount in clubbing GST component। देखो यहाँ पर GST टैक्स पर टैक्स लगाता है क्या कोई? टैक्स GST पर TDS नहीं लगाता है, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये स्टेटमेंट है, फॉल्स है, इसको आपने फॉल्स करके आगे लेके जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। Contribution made by political party by way of cash, contribution made to political party by way of cash to the extent of ₹10,000 is allowed as a business expenditure। भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा।
आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो अप टू 2000 दे सकते हो, उसके अलावा कैश में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स ऑप्शन है। इसको करते हैं क्लिक और आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल सही है, अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन हम कैरी कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ ईयर्स तक। देन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू द स्पाउस शॉल नॉट बी क्लब इन हैंड ऑफ ट्रांसफरर। देखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड ऑन द स्पाउस शॉल नॉट बी क्लब इन हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। क्या बात कर रहे हो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू द स्पाउस शॉल नॉट बी क्लब इन हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। गलत बात है। जब भी आप अपने स्पाउस को ऐसे कोई भी ट्रांसफर करोगे तो वो सीधा आपके ही हाथों में इनकम क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये भी स्टेटमेंट, क्लब नॉट बी क्लब इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू स्पाउस, आपके हाथों में ये हो जाएंगे भैया। आप ट्रांसफर कर रहे हो आपके स्पाउस के अकॉर्डिंग में, आप टैक्स डिवीजन कर रहे हो यहाँ पर, इसलिए आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड इज नॉट फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड इज नॉट फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये क्या होता है, एसटीटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ लिस्टेड शेयर एसटीटी पेड इज नॉट फुल्ली एग्जम्प्टेड टैक्स। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसके लिए अब प्रोविजन बनाया गया है 112A। 112A आप इनकम टैक्स का देखोगे तो वहाँ पर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी लिस्टेड शेयर्स होते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। वो रेट होता है 10% और उसको एग्जम्पशन मिलता है उस सेक्शन में 1 लाख रुपीज़ का एग्जम्पशन मिलता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये आंसर रहेगा हमारा ट्रू। पहले एग्जम्प्ट होता था एज पर सेक्शन 1038 था पहले, उसके वजह से एग्जम्प्ट होता था। अब वो सेक्शन एबोलिश कर दिया और सेक्शन 112A लाया। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रिक्वायर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द सोर्स एट द रेट ऑफ रॉयल्टी जो कवर होता है, सेक्शन लिखो, रॉयल्टी, प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी कवर होते हैं एज पर सेक्शन 194J में कवर होते हैं। और 194J में कोई भी पेमेंट आपको एक्सीड 30,000 मिलता है तो उस सिचुएशन में आपको जो भी पेमेंट करने वाला पेबल है वो आपका TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट 10% के हिसाब से। तो ये कवर होता है आपका रॉयल्टी सेक्शन 194J में। आगे क्वेश्चन 21 हो गया हमारा। क्वेश्चन 22 सॉल्व करने वाले हैं अभी हम। थोड़ा सा स्लाइड स्लो चल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड एलिजिबल नाउ वर्कमैन बाय एन assessee engage in non-seasonal manufacture activities is deductible under section 80JJAA at the rate dash of the wages so paid 30%, 10%, 3%। इसका जो JJAA है उसमें 30% आपके जो भी वेजेस हैं वो क्या किए जाते हैं, एग्जम्प्ट किए जाते हैं अगर आप न्यू इस्टेब्लिशमेंट हो और आप एम्प्लॉय को नए हायर कर रहे हो तो। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम इज गिवन इन डैश सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 280B है क्या, नहीं है। यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टैक्स होता है, राउंडिंग ऑफ इनकम यहाँ पर होती है। और सेक्शन देखते हैं 234A में अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं फॉलो करेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। और 234B में अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करोगे तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये आपने एक बार कंफर्म करना। 234A और 234B ये बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा सर, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, इसके लिए रहेगा 288A। सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। डियरनेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस इज
यार यूनिफॉर्म अलाउंस होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता, ऐसे ही करती है इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आप इमीडिएटली यूनिफॉर्म अलाउंस समझ के उसको एग्जाम करते हैं। तो ये ड्रेस अलाउंस वर्ड चेंज किया मतलब वो पर्पज भी चेंज हो गया, ये हो जाएगा आपका फुल्ली टैक्सेबल। ड्रेस मतलब आपका दिवाली है, दिवाली को दे दिया आपको 5,000 का ड्रेस ले ले, वो यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म मतलब आपके सभी एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी मिलने वाली। आपको ड्रेस के लिए पैसे दे दिए किसी एम्प्लॉयर ने, नहीं भैया टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट, ऐसे ही बहुत बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके वजह से हम ये ना ले जाओ ऐसा फुल्ली एग्जाम कर देते हैं, ऐसा नहीं करने का ना। सैलरी पेड टू अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सच पार्टनर्स अंडर दिस हेड। क्या बात कर रहे हो? सैलरी आप अगर देखोगे सेक्शन 40B के प्रोविजन देखोगे तो 40B में यहाँ पर जो प्रोविजन दिए हैं तो उसमें यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी रेम्यूनरेशन वगैरह पार्टनर्स को मिलता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। सैलरी वगैरह जो भी मिलती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर सैलरी का कोई सवाल ही नहीं होता है, हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, गाइज हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है और एक ये क्वेश्चन है, तरुण एम्प्लॉयड प्राइवेट कंपनी कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ commercial complex in July 2018. He borrowed loan 50 lakh from bank 9% per annum interest up to 31st/3/2019 was rupees 2,20,000 and for the period 1/4/2019 to 31st December 2019 rupees 2,30,000 rupees 1,40,000 towards interest for the balance 3 months remain unpaid. Okay, the construction of the building was completed on 31st December 2019. The building was laid out therefore 1/1/2020 for monthly rent of rupees 90,000. Municipal tax 1,20,000 was paid by cash. Okay, 1/10/1/2020 he repaid rupees 1,90,000 towards principal, okay, during previous year 1920, of which he paid 1,20,000 of up to 31st/3/2019. The municipal value of the property rupees 9 lakh on the basis of absurd information. You are request to choose correct answer of the following. कुछ क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं समझा आपको अभी भी। अब एक देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। What will be the gross annual value of property for AY 2020? अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखनी है हमें। अब एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पे देखनी है? हमने एनुअल वैल्यू देखनी है, मतलब हमें क्या देखना है? रेंट कितना मिल रहा है। देखो यहाँ पर रेंट कहीं मिलता है क्या? रेंट कितना मिल रहा है आपको? मंथली रेंट 90,000। ओके, तो चलो कैलकुलेटर पर ले लो। क्या बोला है उन्होंने? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला है। इसमें डिडक्शन वगैरह करने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो कैलकुलेटर पर लो। 90,000 इंटू 3 क्या हो गया? 2,70,000 हो गया। आंसर 2,70,000। आगे सर बाकी का भी देखेंगे। एक एक स्टेप जाना है भैया, क्वेश्चन टफ है तो ऐसा नहीं करना है। जब क्वेश्चन को एमसीक्यू पढ़ना है उसके बाद उसको देखना है कि कहाँ पर आता है और उसके बाद उतनी इंफॉर्मेशन लेकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड। देखो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर द बिल्डिंग लेट आउट 1/1/2020 फॉर अ मंथली रेंट रुपीज 90,000, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ रुपीज 1,20,000 was paid by cash on 10/1/2020. He repaid rupees 1,90,000 repaid किया through principal during the previous year 2019. Okay, of which he repaid 1,20,000 up to 31st/12/2019. The municipal value of the property is 9 lakh. Okay. On the basis for offshore, you are requested to choose correct option of the following. देखो यहाँ पर हमने म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया, देखो वर्ड दिखता है क्या? ये देखो म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख। आपके पास अमाउंट कितना है? 2,70,000 है। म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 पूरे ईयर का पे किया है आपने।
अगर आपने लेट आउट लेट दिया तो हम उसको इनकम टैक्स कुछ नहीं कर सकता। आपने म्युनिसिपल टैक्स क्या कर दिया है, जितना उन्होंने दिया है उतना यहाँ पर अलाउ करना है। हाँ, वो इनकम टैक्स बोलेगा, हमें क्या पता आपने कब लेट आउट दिया, आपको बोला था हमने लेट आउट दे दो, म्युनिसिपल टैक्स जितना है हमें उतना तो चाहिए, तो पूरा यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलो, अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B। देखो अब देखो 2,70,000 आपने कैलकुलेटर ले लिया, माइनस 1 लाख कितना दिया हमने, 20,000 म्युनिसिपल टैक्स ले लिया, तो आपका कितना बच रहा है, नेट एनुअल वैल्यू कितना बच रहा है आपका 5,50,000। उसमें से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जाएगा 30%, तो कितना गया 45,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन गया। 1,05,000 आपका आंसर है क्या यहाँ पर, नहीं है। 1,05,000 आंसर है क्या आपका, डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B। आपको डिडक्शन कितना मिलना चाहिए था 24B में, तो 24B में आपको यहाँ पर जो डिडक्शन मिलना चाहिए था, यानी कि ये तो है आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन का 1,05,000, तो आपको 1,05,000 यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। सर नहीं समझा, चलो एक बार ले लो कैलकुलेटर पर, ले लो 2,70,000 लेस करो उसमें से 1,20,000 म्युनिसिपल टैक्स, ओके, उस पर आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालो, इस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालो, कितना हो गया आपके हाथों में, कितना बचा 1,05,000। अब ये 1,05,000 आपकी इनकम होगी। अब इस इनकम के अगेंस्ट लोन भी होगा कुछ, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था 24B, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर 1,05,000 ऑप्शन देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिया। वो समझ में आया, ये होता है प्रॉब्लम। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। तो गाइस ये जो है रिमेनिंग क्वेश्चन, अभी हमने 30 क्वेश्चन अराउंड सॉल्व किए, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे पार्ट बी में, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी में मैं प्रोवाइड करूंगा और उसको हेडिंग भी दे दूंगा, पार्ट बी टेस्ट 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। चलो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, पार्ट बी आपको जल्दी से जल्दी में